हाय, नमस्ते। वेलकम टू स्टार्लिंग एचयू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग पार्ट 3। सो यहाँ बेसिकली हम कवर अप करने वाले बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटियों की रिपोर्ट्स में क्या मेंशन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लाइक फर्स्ट, नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट 1991। वैसे हमारी इकोनॉमिक चेंजेस में इनके टाइमलाइन में, इनके टेन्योर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो यू कैन सी इनकी कमेटी रिपोर्ट क्या थी, टू प्रमोट हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, नरसिम्हम कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे और वो रिकमेंडेशंस क्या है देखिए। रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी, फर्स्ट, establishment of four-tier hierarchy for banking structure with 3 to large bank including SBI at the top and at bottom rural bank engaged in agriculture activities। यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट करना है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो लार्ज बैंक है वो टॉप पे है और बाकी जो बैंक है जो छोटे मोटे एक्टिविटीज में एंगेज है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में एंगेज है, प्रायोरिटी सेक्टर में एंगेज है, उनको थोड़ा बॉटम लेवल पे रखना है। तो टॉप टू बॉटम लेवल एक अप्रोच बनाने की बात चल रही थी। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी असाइंड टू क्वासी ऑटोनॉमस बॉडी। इनकी बात की गई है, जिसको स्पॉन्सर कौन करेगा, आरबीआई। तो ये सेम क्वासी ऑटोनॉमस से सेम रोल प्ले करेंगे जैसे कि एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करते हैं, बस ये सुपरवाइजरी फंक्शंस का रोल प्ले करेंगे और इसको स्पॉन्सर आरबीआई करेगा। नेक्स्ट, अ फेस रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट 2। फेस अचीवमेंट ऑफ 8% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कितना हमें अचीव करना है, उसका टारगेट था। अबॉलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो इसकी बात की गई थी कि ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दो। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ट्रांसपेरेंसी रखने की बात चल रही है। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दो। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ डायरेक्ट लैंडिंग एक्टिविटी ऑफ आईडीबीआई टू अ सेपरेट कॉर्पोरेट बॉडी। तो एक ऐसी सेपरेट कॉर्पोरेट बॉडी की बात की जा रही है जहां डायरेक्ट लैंडिंग एक्टिविटी होगी फ्रॉम डेवलपमेंटल बैंक्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया। कंपटीशन अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन पार्टिसिपेटिंग अप्रोच, ठीक है, ये रिकमेंडेशन था। और एक लास्ट रिकमेंडेशन, सेटिंग अप ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, यानी कोई बैंक ऐसा जो डूबने वाला होता है उसको हेल्प करो पैसे से, लाइक असेट डालो, रिकंस्ट्रक्ट कर दो बैंक को, to take over a portion of the loan portfolio of bank whose recovery has become difficult, जो रिकवर नहीं कर पा रहा अपने लोन को, तो उसको हेल्प करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड की बात की जा रही है। So let us talk about Narasimham Committee report second in 1998. So 1998 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था एक कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर नरसिम्हम। उसमें ये जो कमिटी है इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया का इम्प्रूवमेंट। ये कमेटी को बैंकिंग सेक्टर कमेटी के भी नाम से जाना जाता है। इट वाज टोल्ड टू रिव्यू करने की बात की गई है द बैंकिंग रिफॉर्म प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, एंड डिजाइन करने के लिए भी बात की गई थी अ प्रोग्राम फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो कमेटी ने फोकस किया बहुत सारे एरिया में, जिसमें से कुछ है लाइक कैपिटल एडिक्वेसी, बैंक का मर्जर, बैंक लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मीन्स प्लानिंग, ठीक है, एक सेक्टर जो भी बैंकिंग टर्म से रिलेटेड, इसलिए इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पे इतना ज़्यादा फोकस किया कि इनकी कमेटी को भी बैंकिंग सेक्टर कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट अप्रैल 1998 में सबमिट कर दिया कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। लाइक फर्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग बैंक्स इन इंडिया। The committee considered the stronger banking system in the context of the current account convertibility, that is CAC. तो current account convertibility की बात की गई. It thought that Indian bank must be capable of handling problems regarding domestic liquidity and exchange rate management in the light of CAC, current account को लेकर. Thus it recommended the merger of strong banks. इसलिए एक recommendation था merge करने के लिए strong banks.
विच विल हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री, क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, स्ट्रॉन्ग बैंक मर्ज होंगे तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा। ये इनका क्या था, रिकमेंडेशन। इनका सेकेंड रिकमेंडेशन था नैरो बैंकिंग। लाइक दोज डेज मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि इन्होंने जिनको लोन दे दिया या पैसे दे दिए ये वसूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो बैंकरप्ट हो जा रहे हैं आफ्टर 90 डेज, तो उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि इनका एसेट तो है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सम ऑफ देम हैड एनपीएस वर एज हाई एज 20% ऑफ देयर एसेट। देखिए उनके एसेट से भी 20% ज़्यादा उनके पास एनपीए था। ऐसे लोग भी थे जिनके पास ज़्यादा क्रेडिट चला गया था। Thus, for successful rehabilitation of this bank, it recommended narrow banking concept, where weak banks will be allowed to place their funds only in the short term and risk-free asset. यानी कि जो वीक बैंक्स रहेंगे ना, ये बड़े बड़े फंड्स का लोन नहीं दे सकते, छोटे छोटे फंड्स रहेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे ताकि रिस्क ना हो, ठीक है, क्योंकि रिस्क होगा तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ये बर्डन हो जाता है, फिर बहुत सारे बैंक्स इसके वजह से डूबने लगते हैं, तो वो एक बैड इमेज, बैड इम्पैक्ट फाइनेंशियल सिस्टम को भी पड़ता है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या था, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, the committee recommended that the government should raise the prescribed capital adequacy norm, कि एटलीस्ट इतना कैपिटल अपने पास होना चाहिए। लाइक हम कितना अर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000, एटलीस्ट कुछ पैसा ऐसा सेविंग में होना चाहिए कि हम उसे यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। सो किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, लाइक दैट। The government should raise the prescribed capital adequacy norm. This will further improve the absorption capacity also. Currently capital adequacy ratio इंडिया का क्या है, 9%. Next recommendation था उनका bank ownership. So as it had earlier mentioned the freedom for banks in its working and bank autonomy, कि बैंक थोड़ा autonomous रहेगा. It felt that government control over the banks in the form of management and ownership and bank autonomy does not go hand in hand, कि ये सब एक साथ नहीं जाएगा, management, ownership, autonomous, ये सब एक साथ hand in hand नहीं जा सकता। And thus it recommended a review, तो इस पे review करने के लिए बात की गई थी, of functions of boards and enable them to adopt professional corporate strategy, कि हर एक चीज में प्रोफेशनलिज्म लाओ, ठीक है, एक ही इंसान को सब कुछ करने मत दो, एक प्रोफेशनलिज्म लाओ। तो ऐसा कुछ एक बैंक ऑनरशिप का रिकमेंडेशन था। और एक रिकमेंडेशन था रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉज। द कमिटी कंसिडर्ड दैट देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर रिव्यूइंग एंड अमेंडिंग मेन लॉज गवर्निंग इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री लाइक आरबीआई एक्ट। तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है, ऐसा इनका रिकमेंडेशन था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई एक्ट, बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट एक्सेट्रा, जो भी बैंक से डील कर रहे थे, तो कुछ लॉज में क्या चाहिए था, इन्हें अमेंडमेंट्स चाहिए था, अर्जेंटली एक रिव्यू मीटिंग चाहिए था। दिस अपग्रेडेशन विल ब्रिंग देम इन लाइन with the present needs of banking sectors in India. So apart from this major recommendation, committee has also recommended faster computerization, तो digitalization पे भी फोकस किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस किया, स्टाफ ट्रेनिंग पे फोकस किया। अब बिलीव नहीं करोगे 1998 का टाइमलाइन, तो ये बहुत पीछे टाइमलाइन है जहाँ हमें सबको सब कुछ सिखाना पड़ेगा, इनबिल्ट कुछ भी नहीं था। डीपॉलिटिसाइजिंग ऑफ बैंक, कि पॉलिटिक्स ना हो उसमें, प्रोफेशनलिज्म इन बैंकिंग होना चाहिए, रिविंग बैंक रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ों को एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे एनालाइज करना था। तो ये सारी चीज़ें बेस्ट रिकमेंडेशन में से कुछ थे। नेक्स्ट एक कमेटी है जो फेमस है बैंकिंग सेक्टर में, वो है नाचिकेत मॉर कमेटी। द कमेटी एंड कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड। देखिए ये किस पे फोकस किया था, ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड पे फोकस किया था, जो सेटअप हुआ था बाय आरबीआई इन सितंबर 2013, was mandated with the task of framing a clear or detailed vision of financial inclusion and financial deepening in India। ऐसे भी हमारा 5 years प्लान में से 2012 का यही प्लान था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को एज ए इन्होंने विजन रख लिया था। तो ये कौन सी कमेटी थी, नचिकेत मौर्य कमेटी। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था।
तो आपको ये रिकमेंडेशन पढ़ना है, याद रखना है, बहुत इजी है, रिवीजन कीजिए, हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बेसल नॉर्म्स। सो बेसल पहले ये जान लीजिए क्या है, स्विट्जरलैंड में एक शहर है, ठीक है। तो नॉर्म्स क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस। तो बेसल एक शहर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बैंक को लेकर डिस्कस की गई थी और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए इसको वर्ल्ड लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिला है एज अ बैंकिंग नॉर्म्स या बेसल नॉर्म्स। So you can see it is the headquarter of Bureau of International Settlement, which fosters cooperation among central banks with a common goal of financial stability and common standards of banking regulation. तो इसको फाउंड किया गया था 1930 में। The Basel Committee on Banking Supervision is housed in the BIS office in Basel, Switzerland. याद रखिएगा। So Basel norms या फिर Basel Accord are the international banking regulation issued by Basel Committee on Banking Supervisions. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, बेसल नॉर्म या बेसल अकॉर्ड किससे रिलेटेड। अगर आपको इतना भी पता रहेगा बैंकिंग से रिलेटेड है तो आप ये टिक कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में। एनवायरमेंट में भी एक टर्म है बेसल कन्वेंशन, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एनवायरमेंटल टर्म है, इकोनॉमिक्स टर्म है, कभी कभी टर्म्स को भी लेकर क्वेश्चंस हो जाते हैं कि आपको अगर डेटा क्लिक नहीं हो रहा, एटलीस्ट आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, तो भी आप एमसीक्यू को सॉर्ट कर सकते हो। You can see the Basel norm is an effort to coordinate banking regulation across the globe with the goal of strengthening the international banking system. So it is a set of agreement by the Basel Committee of Banking Supervision. तो बैंकिंग सुपरविजन का एक एग्रीमेंट बनाया गया था, एक कमेटी बनाया गया था बैंकिंग रेगुलेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए अक्रॉस द ग्लोब। तो इनका फोकस था कि जो बैंक के ऊपर रिस्क होता है या फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करे, ठीक है, विच फोकसेस ऑन द रिस्क टू द बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम। बैंक lends to different types of borrowers and each carries its own risks, ठीक है। मल्टीपल बोरोवर्स होते हैं, मल्टीपल रिस्क के साथ, तो एक बैंक बहुत कुछ मैनेज करता है एट अ टाइम। So they lend the deposit of the public as well as money raised from the market, that is equity in debt. तो ये भी वो काम करते हैं। You know well that primary and secondary objectives होते हैं बैंकिंग के। तो बहुत सारे एक्टिविटी आजकल बैंक से ही कोऑर्डिनेट होते हैं, तो बहुत ही मल्टीपल प्लेयर्स आते हैं बैंक्स में, मल्टीपल बोरोवर्स आते हैं जो बैंकिंग स्ट्रीम में अपने आप को कनेक्ट करते हैं। So this exposes the bank to variety of risks of default and as a result they fall at a time. तो इसलिए बैंक गिर जाते हैं या लूपहोल्स हो जाते हैं बैंकिंग सिस्टम में। Therefore, bank have to keep aside a certain percentage of capital. इसलिए कुछ कैपिटल, कुछ सेविंग को साइड में रखना पड़ता है as a security against the risks of non-recovery. So the Basel Committee has produced norms called Basel norms for banking to tackle this risks. So Basel Committee has issued 3 set of regulation जिसको 1, 2, 3 में काउंट किया जाता है। So let us talk about Basel 1. So Basel 1 क्या है आपका बैंकिंग सेक्टर नॉर्म्स। So Basel 1 इंट्रोड्यूस हुआ था 1988। तो ये फोकस किया कम्प्लीटली ऑन क्रेडिट रिस्क। क्या होता है, बैंक है ना उधारी देता है कस्टमर्स को, बोरोवर्स को, तो जब वो उधारी देता है और टाइम पे पे नहीं कर पाता है तो ये एक रिस्क हो जाता है। तो ऐसे रिस्क को एट अ टाइम बैलेंस करने के लिए एक कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर बैंक अपने साथ रखे, फॉर एग्जांपल बैंक ने पर्सन ए को कुछ लोन दिया, 6 महीने के टाइम दिया कि आपको लौटाना है, पर वो 6 महीने में नहीं लौटा है, 1 साल बाद 2 साल बाद या शायद न लौटा पाए, तो ऐसे टाइम में बैंक उसके भरोसे नहीं रह सकता, क्योंकि कई कस्टमर है जो सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट वाले भी हैं जिन्हें उन्हें पे करना होता है, ठीक है, एट अ टाइम। सो ऐसे कस्टमर्स को हमें क्या करना है, डील करना है, तो इसके वजह से हमें एक कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने पास रखना पड़ेगा, लाइक समथिंग 8%, 9%। तो ऐसे ही बेसल कमेटी ने डिसाइड किया कि बैंक को कि आप कुछ क्रेडिट रिस्क के नाम पे अमाउंट अपने साइड में रखिए, लाइक रिस्क वेटेड एसेट के नाम पे। तो ऐसे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर, कि बैंक कोलैप्स नहीं होगा। So credit risk is the possibility of a loss resulting from a borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligation. Traditionally, it refers to the risk that a lender may not receive the own principal and interest.
So it defined capital and structure of risk weights for bank. The minimum capital requirement was fixed at like 8%. याद रखना फर्स्ट बेसल नॉर्म में क्या फिक्स किया था, 8% एटलीस्ट आप अपने पास रखिए एज risk weighted asset. So RWA means asset with different risk profile. For example, an asset backed by collateral would carry lesser risk as compared to personal loan which have no collateral. So India adopt किया था Basel I guidelines in 1999, which is very important. So let us talk about Basel II norm. Basel II norm आया था in 2004. So Basel II guidelines को publish किया था BCBS ने. So they were refined and reformed version of Basel I record. तो आपने जो Basel I ने पढ़ा था उसका ही refined और reformed version है ये. So guidelines were based on 3 पैरामीटर. तो ये 3 पैरामीटर आपको याद रखना है, ठीक है. तो पहला पैरामीटर क्या है, कैपिटल एडुकेसी वाली बात जो मैंने आपसे कहा था कि आपको एक ऐसे रिस्क वेटेड एसेट रखना है साइड में. तो वही है कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट कि कितना रखना है, 8%. सुपरवाइजरी रिव्यू की बात की गई थी. अकॉर्डिंग टू दिस बैंक्स वर नीडेड टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क. सारे रिस्क को फेस कर सके, ठीक है, मैनेज कर सके. तो दैट इज क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क. तो ये रिस्क पे फोकस करना है बैंक को कि कैसे मैनेज करना है, मॉनिटर करना है. मार्केट डिसिप्लिन इनका थर्ड कंसेप्ट था जिस पे इनको फोकस करना था. सो दिस नीड्स इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. सो बैंक नीड टू मैंडेटली डिस्क्लोज देयर CAR, रिस्क एक्सपोजर एक्सेट्रा टू सेंट्रल बैंक. के सेंट्रल बैंक को सब पता होना चाहिए कि आपका CAR क्या है, रिस्क एक्सपोजर क्या है. बेसल टू नॉर्म इंडिया जो अडॉप्ट किया था एंड ओवरसीज आर येट टू बी फुली इम्प्लीमेंटेड. दो इंडिया फॉलोज दिस नॉर्म, लेकिन अभी तक ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. So let us talk about Basel III norm. तो Basel III norm 2010 में आया था. So ये ज़्यादा फोकस किया बिकॉज एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था in 2008. तो वर्ल्ड लेवल पे इसका इम्पैक्ट था. तो ये इसलिए आया था बिकॉज इट वॉज नीड विच वॉज फेल टू फर्दर स्ट्रेंथन द सिस्टम एज अ बैंक इन डेवलप्ड इकोनॉमीज. क्योंकि आपको पता है डेवलप्ड इकोनॉमी ही अंडर कैपिटलाइज हो गया था, ओवर लेवरेज्ड हो गया था एंड हैड अ ग्रेटर रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग. तो ऐसी हालत न हो दोबारा, इसलिए ये गाइडलाइंस लाया गया था. So it was also felt that quantity and quality of capital under Basel II were deemed insufficient to contain any further risks. ठीक है. सो द गाइडलाइंस एम, तो इसमें एम क्या था, मोर रिसाइलेंट बैंकिंग बाय फोकसिंग ऑन 4 वाइटल बैंकिंग पैरामीटर. कि कैपिटल पे फोकस करना है, लेवरेज पे फोकस करना है, फंडिंग पे फोकस करना है, लिक्विडिटी पे फोकस करना है. सो कैपिटल पे क्या फोकस करना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू बी मेंटेन एट 12.9%. ये इनका कहना था. सो द मिनिमम टियर 1 capital ratio and minimum tier 2 capital ratio have to be maintained at 10.5% and 2% of risk weighted asset respectively. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है रिस्क वेटेड एसेट क्या है. ठीक है. सो इन एडिशन बैंक हैव टू मेंटेन अ कैपिटल कंजर्वेशन, मतलब इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ 2.5%. काउंटर साइक्लिकल बफर इज also to be maintained at 0 to 2.5%. ठीक है. सो नेक्स्ट यहाँ बात की गई थी लेवरेज की. सो लेवरेज रेट हैड टू बी एटलीस्ट 3%. लेवरेज रेट इज द रेशियो ऑफ बैंक टियर 1 कैपिटल टू एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड फंड, जितने कंसोलिडेटेड एसेट जितने भी हैं. सो नेक्स्ट इज फंडिंग एंड लिक्विडिटी. सो फंडिंग एंड लिक्विडिटी के बारे में अगर हम बात करें तो बेसल 3 जो नॉर्म है उसमें 2 लिक्विडिटी के बारे में बात किया जाता है, एक LCR, एक NSFR. यानी बैंक को सपोर्ट करने के लिए एक शॉर्ट टर्म है और एक मीडियम टर्म बेनिफिट है. ठीक है, यह एक आइडिया है, जिससे बैंक क्या कर सकता है, अपने आप को कवर कर सकता है. सो यू कैन सी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है, विल रिक्वायर बैंक टू होल्ड अ बफर ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट sufficient to deal with the cash outflows encountered in an acute short-term stress scenario as specified by supervisor. So this is to prevent situation like bank run.
ठीक है, बैंक डूबे ना, उसके लिए यानी कि बैंक में कैश नहीं या कुछ इश्यू है, उसको 30 डेज के अंदर जो शॉर्ट टर्म सिनेरियो स्ट्रेस होता है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो गोल इज टू इंश्योर दैट बैंक हैव इनफ लिक्विडिटी फॉर अ 30 डेज स्ट्रेस सिनेरियो इफ इट वर टू हैपन। और जो सेकेंड नेट स्टेबल फंड रेट, तो ये बस मीडियम टर्म में हो गया, शॉर्ट टर्म है। रिक्वायर्स बैंक टू मेंटेन अ स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल in relation to their off-balance sheet assets and activities. So NSFR requires bank to fund their activities with stable source of finance जो कि 1 year तक जाएगा. So minimum NSFR requirement क्या है 100%. Therefore LCR measures short term that is 30 day का और NSFR medium term that is 1 year का जाता है. ठीक है. So deadline for the implementation of Basel III was March 2019 in India. But it was postponed to March 2020, the light of coronavirus pandemic. And again it got postponed in 2021, same because of pandemic. RBI decided to defer the implementation of Basel now by further 6 months. By extending more time under Basel III means lower capital burden on bank in terms of provisioning requirement, including the NPAs. This extension would impact the perception of Indian banks and central bank in the eye of global player. क्योंकि हम extend कर रहे हैं और global level पे काफ़ी countries है जो Basel III adopt कर चुकी है, पर इंडिया अपने गोल के हिसाब से adopt नहीं कर पाया है. So let us talk about developmental banks in India. Developmental bank का मतलब होता है ये वो बैंक जो help करती है for development. ठीक है, so development bank is essentially a multi-purpose financial institution with a broad development outlook. इनका major focus क्या है? Development. Profit gaining नहीं है major. इनका first priority concept क्या है? Development. So a development bank may thus be defined as a financial institution concerned with providing all types of financial assistance, चाहे वो medium हो या long term पैसे, to business units in the form of loan, underwriting and shares, investment, guarantee operations, promotional activities के थ्रू भी help कर सकते हैं, like economic development in general, industrial development in particular. So in short, a development bank is a bank or development oriented bank. ठीक है, याद रखना डेवलपमेंट बैंक क्या है? डेवलपमेंट ओरिएंटेड बैंक का प्रायोरिटी ही है डेवलपमेंट करना. सो यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया दो में डिवाइड होते हैं, एक इंडस्ट्रियल के लिए, एक एग्रीकल्चर के लिए. राइट. सो ऑल इंडिया लेवल पे आपको देखने को मिलेगा IDBI, IFCI, ICICI, IRCI, या फिर स्मॉल डेवलपमेंट स्केल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट स्टेट लेवल पे भी आपको मिलेंगे SFCs, स्टेट कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, SIDCs, HSC. तो ये आपका इंडस्ट्रियल लेवल पे. एग्रीकल्चर लेवल पे नाबार्ड हो जाते हैं, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो जाते हैं, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड ब्रांचेस हो जाते हैं. अलॉन्ग विद दिस एक और ऐड होता है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक. So let us talk about IFCI. So IFCI क्या है? Industrial Finance Corporation of India. तो ये फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है जो एस्टेब्लिश हुआ in 1948. तो फाइनली कन्वर्ट हुआ था पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन 1 जुलाई 1993. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को लेकर देना है. किसे? पब्लिक को भी दे सकते हैं, प्राइवेट को भी दे सकते हैं, ज्वाइंट या कोऑपरेटिव सेक्टर्स इन इंडिया. एक सब्सिडियरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया जो कि होल्ड करता है 50% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल. और बचा 50% किसके पास है? बैंक के पास है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, कोऑपरेटिव बैंक्स के पास है. इट augments its resource by borrowing from Government of India, RBI, IDBI, UTI, LIC, and by issuing its bonds and debentures in the market and by borrowing in foreign currency from World Bank and other foreign organization. तो देखिए डेवलपमेंट के लिए कहाँ तक हेल्प के लिए जाते हैं. नेक्स्ट इज IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. नाम से ही पता चलता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया है. तो ये आया था इन जुलाई 1964 एज अ wholly owned subsidiary of RBI, that is Reserve Bank, but was made an autonomous institution in Feb 1976.
At the time of its formation, it took over Reliance Corporation for Industry, which was set up in June 1958. उसको भी वो क्या कर लिया, took over कर लिया. At present, IFCI, UTI and Small Industrial Development Bank, that's SIDBI, ये भी इसका क्या है, subsidiary बैंक है. Since 1986, the authorized capital of IDBI has been raised to 1000 crores, जो आगे जाके further increase किया जाएगा 2000 crores तक. It mobilized fund to borrowing from the government of India, the RBI, by way of bond या debentures, by selling capital bonds या कोई investment के through या कोई scheme के through, foreign currency borrowings के through, anything. Next is Industrial Credit and Investment Corporation of India, that is ICICI. So ये establish हुआ था in 1955. आज के तारीख में बहुत बड़ा ये बैंक है. As a public limited bank, so it is a private sector development bank in India. The World Bank played a key role. देखिए इसको फॉर्म करने के लिए किसने की रोल प्ले किया, वर्ल्ड बैंक ने. It authorizes capital of 100 crores. About 11% of its share ये किसका है, वर्ल्ड बैंक का. Another foreign financial institution and remaining किसका, इंडियन बैंक, UTI, GIC, LIC, etc. During 1990-91, for the first time, ICICI entered capital market with a public issue and raised 100 crores. Next is Industrial Investment Bank of India, IIBI. Earlier, IIBI was known as Industrial Reconstruction Corporation of India. बाद में इसका rename हुआ as Industrial Investment Bank of India, March 27, 1997 में. So it is a principal credit and reconstruction institution for rehabilitation of sick and closed industrial unit, जो कि बहुत ही sick हो चुका है, industrial unit बंद ही हो चुका है, ठीक है, in the public, joint या cooperative sector, and those unit in private sectors management has been taken over under the Industrial Development and Regulation Act. तो इनको ये help करने के लिए आया है. नेक्स्ट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1990 में एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ IDBI. द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ बैंक इज 250 crores, which can be increased up to 1000 crores. The Small Industrial Development Fund and National Equity Fund were taken over by it. Apart from this fund, its share capital, its other source of fund comprise loan from the IDBI, short-term, long-term funds from the RBI, loan from Government of India, etc. Next is very important, that is Export-Import Bank of India. नाम से पता चलता है Export-Import में ये help करेगा. So establish होता 1982 as a statutory corporation wholly owned by Government of India. इनका objective क्या है? To ensure integrated, added, coordinated approach to solve problem of exporter के problem solve करने के लिए. To provide special attention to export of capital goods, to encourage project export, to finance Indian joint venture abroad जो भी बाहर है, to undertake and finance the export of technical consultancy service, to deal in foreign exchange, to render international merchant banking service, to provide refinance facility, to extend buyer credit and line of credit to parties outside India. ज़्यादा क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं ताकि वो बिजनेस और ज़्यादा कर सकें. To tap domestic and overseas market for resources for undertaking developmental and financing activities in the sphere of export. तो completely export import से related ही ये concept है. नेक्स्ट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. सो ये क्या एक स्टेट लेवल, नाम से पता चलता है स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन 18 states of India. They aim at bringing about balanced regional development by wider dispersal of industry. एक बैलेंस लाने की कोशिश की जाती है कि एक ही एरिया बार बार फोकस होकर डेवलप ना हो, वो हो, लेकिन जहाँ और ज़रूरत है उधर भी फोकस क्या किया जाए, गैदर किया जाए. By promoting greater investment and generating large employment opportunities. So beside their built-up capital, SFCs augment their fund by borrowing from governments, RBI, IDBI, banks, and by way of bond debenture by accepting deposit and sale of investment in shares, debentures of industrial concerns.
नेक्स्ट है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो ये सेटअप हुआ था ड्यूरिंग 60s एंड अर्ली 70s एज ओनली ओन स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. तो इनका काम क्या है? फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ठीक है, मीडियम एंड लार्ज स्केल, स्मॉल नहीं है. So their main objective is to act as catalytic agent for development of industry in respective state. So there are present 26 SIDCs in the country. 9 of them also function as SFCs and provide assistance to small scale units and act as promotional agency in their respective areas of operation. 7 SIDs are also involved in infrastructure development and other extension service of promotion of small sector. तो स्मॉल सेक्टर के प्रमोशन में भी थोड़ा सा ये हेल्प करते हैं, लेकिन इनका मेजर फोकस क्या? मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. Beside increasing paid up capital, SIDCs borrow funds from government, IDBI, banks and other financial institutions. They also borrow by way of bond by accepting deposit, sale of investment in shares and debentures of industrial councils and repayment by borrowers. तो बहुत सिंपल है. SIDC का काम क्या है? एज ए कैटलिक एजेंट. ये कुछ भी करके मीडियम लार्ज स्केल इंडस्ट्री का प्रमोशन और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और थोड़ा सा एक्सटेंशन सर्विस एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग. हैव अ गुड डे.